अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अबाउट अ डिज़ीज़ जिसको आप पार्किंसोनिज़म कहते हैं। पार्किंसोनिज़म का वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, जिसमें हमने जब न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़ का वर्ड पढ़ा था वहाँ पे एग्ज़ाम्पल में हमने पार्किंसोनिज़म का वर्ड पढ़ा था। सो बेसिकली न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़ ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके ब्रेन के मुख्तलिफ़ हिस्से किसी वजह से डेथ का शिकार हो जाते हैं, वो एबनॉर्मल काम करना शुरू कर देते हैं। उसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि पार्किंसोनिज़म। पार्किंसोनिज़म में आप सिंपली कह सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप पेशेंट को देखें तो जो पार्किंसनिज़म का पेशेंट होता है उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, वो किस तरह का दिखाई देता है। उसकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी बॉडी थोड़ी सी हार्ड होती है। उसके हाथ में ट्रेमर्स होते हैं, यानी कि कपकपाहट सी उसकी हाथ के अंदर होती है, वो बिल्कुल इस तरह से हाथ नहीं रख पाता, उसकी बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं। इसके अलावा उसको चलने में मसला होता है, यानी कि जब वो चलता है तो उसको पाँव जो है उसमें लड़खड़ाहट आती है, उसका बैलेंस ठीक नहीं हो पाता और वो इजीली वॉक नहीं कर सकता। इसके अलावा बॉडी का एक स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो एक साइड पे झुक जाता है, जबकि एक हिस्सा जो है बॉडी का वो उठ जाता है और एक शोल्डर जो है वो झुक जाता है। आपका एक मशहूर बॉक्सर है पाकिस्तानी जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बॉक्सर जो था उसको भी उसने 74 ईयर्स की उम्र में डेथ हुई थी उसकी, और उसको भी बेसिकली पार्किंसोनिज़म की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसने बॉक्सिंग जो है वो एक ख़ास वक्त के बाद छोड़ दी थी। इस बीमारी में आपकी चीज़ों को ग्रिप करने की सलाहियत, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की सलाहियत, बैलेंस करने की सलाहियत नहीं रहती, क्योंकि आपकी बॉडी में मुसलसल तौर पर शिवरिंग होती रहती है। अब ये शिवरिंग किस वजह से होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पार्किंसोनिज़म की कुछ सिम्टम्स लिख लेते हैं, कुछ अलामात लिख लेते हैं कि बेसिकली पार्किंसोनिज़म होता क्या है। इसमें आपकी बॉडी में ये हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। इट इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। It is a neurodegenerative disorder characterized by, यानी कि इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आपके पास शेकिंग, स्टिफनेस यानी अकड़पन, एंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, आपको चलने में जो है वो मसला होता है। वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, बैलेंस में डिफ़िकल्टी होती है, एंड कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में आपको मसला जो है वो आता है। सो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपकी पार्किंसोनिज़म बीमारी की हैं। अब हमने देखना ये है कि ये जो अलामात होती हैं, जो कि ये सब सिम्टम्स आ रही हैं, इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है। ब्रेन के अंदर ऐसा क्या मसला आता है कि आप अच्छा भला इंसान जो है वो पार्किंसोनिज़म का मरीज़ बन जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीज़न क्या होता है पार्किंसोनिज़म का। आपको पता है कि ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद हैं, ठीक है। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी या ज़्यादती की वजह से बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पार्किंसोनिज़म बीमारी में आपकी बॉडी में जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामीन, इसका लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। यानी जितना नॉर्मल लेवल होता है उसकी निस्बत डोपामीन का लेवल ब्रेन के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे मसाइल देखने में आते हैं। ठीक है जी। अब इसका तरीका इलाज क्या है कि क्योंकि इस बीमारी में बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको डोपामीन कहते हैं उसका लेवल कम हो गया है, तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन दें जिसकी वजह से ब्रेन में डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कहते हैं ड्रग्स। लिख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लीवोडोपा, ठीक है जी, ये ड्रग का नाम है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बिडोपा, ये दो बुक्स में मेंशन है दोनों मेडिसिन। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटाकपोन, टोलकपोन, इसके अलावा आप परगोलाइड और स्लेजिनिन, और बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्किंसनिज़म की ट्रीटमेंट के अंदर।
बुक के अंदर इसमें से जो मेडिसिन मेंशन है वो लीवोडोपा है और कार्बिडोपा है। सो हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे। ये तमाम मेडिसिन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या याद करने के लिए रखना है तो सिर्फ नाम आप याद कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर वो है कि लीवोडोपा इज़ यूज्ड एज प्रोटोटाइप ड्रग। लीवोडोपा के बारे में पहली पहली लाइन लिखी है कि दिस इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग। अब प्रोटोटाइप ड्रग से क्या मुराद है? प्रोटोटाइप ड्रग से मुराद है कि ऐसी मेडिसिन जो कि एज अ मॉडल इस्तेमाल होती है, यानी कि इस मेडिसिन की जो केमिकल क्लास है, इस मेडिसिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इस मेडिसिन का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, उसी से रिलेटेड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर बाकी जो मेडिसिन है इस बीमारी के लिए उनका होता है। सो प्रोटोटाइप ड्रग के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक, अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें कि प्रोटोटाइप ड्रग जो है वो एक इंडिविजुअल ड्रग होती है, एन इंडिविजुअल ड्रग दैट रिप्रेजेंट अ ड्रग क्लास, यानी कि ये पूरी क्लास को अपनी रिप्रेजेंट करती है। हैविंग, और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, हैविंग सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। सो इसलिए मैंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इसको हम मॉडल ड्रग भी कहते हैं। ऐसी ड्रग जो कि एज अ मॉडल अपनी पूरी बाकी सब ड्रग को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की ड्रग के लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं। और ये बात आपसे वाइवा में पूछ ली जाती है कि प्रोटोटाइप का क्या मतलब है। सो इसको आप मॉडल ड्रग भी कहते हैं, या ऐसी ड्रग जो कि बाकी तमाम ड्रग को रिप्रेजेंट कर रही होती है उसको आप प्रोटोटाइप ड्रग भी कहते हैं। सो हमने लीवोडोपा का आज इंट्रोडक्शन करना है कि लीवोडोपा किस तरह से पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करती है। हमने कहा जनाब, पार्किंसोनिज्म जो है वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, और इलाज ये है कि आप पेशेंट की बॉडी में डोपामीन का लेवल ज़्यादा कर दें। तो जब आपने पेशेंट को लीवोडोपा खिलाई है तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, अब हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी मेडिसिन लिखते हैं तो ये मैंने आपको पैटर्न बताया था कि जब भी आप कोई मेडिसिन लिखते हैं तो सबसे पहले आप उस मेडिसिन का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि ये मेडिसिन आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग लीवोडोपा इज़ एन एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग। बेसिकली ये लाइन लिखने से एक्सटर्नल के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आता है कि आपको पता है कि इस मेडिसिन को आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो पहले हेडिंग हम देते हैं वो हम देते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, कि आपकी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या काम करती है। जब आप ड्रग को खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहाँ से मेटाबोलाइज होगी और वो कहाँ से एलिमिनेट होगी, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले हम इसकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स लिखेंगे कि जो आप लीवोडोपा इस्तेमाल करते हैं। दिस ड्रग इज़ मोस्टली टेकन ओरली, दिस ड्रग इज़ टेकन orally, it is well absorbed in the body, it is well absorbed in बॉडी के अंदर ये अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है जी। जब आप इसको खाते हैं तो एक चीज़ याद रखेंगे एमसीक्यू के हवाले से कि जब आप लीवोडोपा खाते हैं तो इसको आप खाली पेट खाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको खाने के साथ खाएंगे तो उससे क्या होता है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो देर से शुरू होता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खाने के साथ खाते हैं तो आपका मैदा जो है सबसे पहले आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। मैदे के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर वो पहले आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद आपकी मेडिसिन को डाइजेस्ट करते हैं। अब क्योंकि जो लीवोडोपा है इसकी हाफ़ लाइफ बहुत कम होती है। हाफ़ लाइफ से मुराद है कि कितनी देर में ड्रग की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर आधी रह जाती है और आधी ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, निकल जाती है, उसको आप कहते हैं हाफ़ लाइफ। लीवोडोपा की जो हाफ़ लाइफ है, हम कह सकते हैं कि जो हाफ़ लाइफ है इसकी वो तकरीबन 1 से 2 घंटे की होती है। अगर आप इसको खाने के साथ खाएंगे तो इतनी देर में 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये दवाई आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी।
सो अगर आपने खाने के साथ खाया होगा तो इतनी देर में तो सिर्फ और सिर्फ आपका खाना पहले डाइजेस्ट होगा, उसके बाद लीवोडोपा को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिलेगा और ये एज सच अनचेंज फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा कोशिश की जाती है कि जिन दवाइयों का हाफ़ लाइफ कम है उनको आप खाली पेट खाएं, ताकि पहले जैसे ही आप खाएं आपका जो मैदे के एंजाइम है वो इस दवाई को डाइजेस्ट करें, इसको एब्जॉर्ब करें और आपको जो भी फ़ायदा है वो पहुंचा सकें, और उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद ये दवाई इजीली आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। सो इसलिए हम इस दवाई को दिस ड्रग इज़ टेकन इन एम्प्टी स्टमक, दिस ड्रग इज़ टेकन इन एन एम्प्टी स्टमक, यानी कि आपने इसको खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने के बाद नहीं खाना, अदरवाइज़ ये बगैर काम किए आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है? फार्माकोडायनामिक्स बेसिकली होता है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, जिसको आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग भी कहते हैं, कि जब आपने ड्रग को खाया है तो ये आपकी बॉडी के अंदर अब जाके क्या काम करेगी, किस तरह से आपकी बॉडी में लेवल को इन्हांस करेगी, डेट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। अब जो आपकी ये ड्रग है जिसको आप लीवोडोपा कहते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अच्छा, सिंपल सी बात पहले तो ये कि अगर हमारी बॉडी में डोपामीन का लेवल कम हो रहा है तो तरीका इलाज तो ये होना चाहिए कि हम बाहर से पेशेंट को डोपामीन लगा दें और वो जाके ब्रेन में डोपामीन के लेवल को बढ़ा दे और पार्किंसोनिज्म को ठीक कर दे। लेकिन हम डोपामीन पेशेंट को क्यों नहीं देते, डायरेक्ट डोपामीन इसलिए नहीं देते क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ा है, ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत सारी आपकी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, और यही काम आपकी डोपामीन का है कि अगर आप डोपामीन को बाहर से देंगे तो बाहर से जो डोपामीन लगाई जाती है वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, और जब ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती तो ये आपके ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो सकती, और जब ये ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होगी तो डोपामीन का लेवल ब्रेन के अंदर नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें कोई ऐसी दवाई देनी पड़ती है जो कि डोपामीन का प्रिकर्सर हो। प्रिकर्सर से मुराद है कि बुनियाद, ऐसी दवाई जो कि जब आप खाएं तो बॉडी के अंदर जाते ही ये अपने आप को डोपामीन के अंदर कन्वर्ट कर ले, उसको आप प्रिकर्सर कहते हैं। ठीक है, तो लीवोडोपा के बारे में कहा जाता है कि लीवोडोपा इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन, कि लीवोडोपा जो है वो डोपामीन का प्रिकर्सर है, डोपामीन की तरह से काम करती है, और हम इसको जो है वो इस मसले में यूज़ करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आप अगर डोपामीन को डायरेक्ट देंगे तो वो डायरेक्ट ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, लिहाजा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम उसकी जगह डोपामीन का प्रिकर्सर इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड लीवोडोपा। जब आप लीवोडोपा की शक्ल में डोपामीन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक किसी भी चीज़ की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है लीवो फॉर्म, एक होती है डेक्स्ट्रो फॉर्म। ठीक है, यानी कि मिरर इमेज जिसको आप कह सकते हैं, कि जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं तो आपका राइट हैंड आपको लेफ़्ट नज़र आता है, लेफ़्ट हैंड आपको राइट नज़र आता है, लेकिन होता वो आपका अपना इमेज ही है। इसी तरह से लीवो और डेक्सो फॉर्म जो हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होती हैं। अगर ये वाली फॉर्म आपके ब्रेन तक एंटर नहीं हो सकती तो उसकी अपोजिट फॉर्म आप इस्तेमाल कर लें, उसका मिरर इमेज आप इस्तेमाल कर लें, तो ये ब्रेन के अंदर एंटर होने की सलाहियत रखती है। सिर्फ यही वजह है कि हम डायरेक्ट डोपामीन नहीं देते, उसकी जगह हम लीवोडोपा हम तैयार करते हैं। अब जब आप पेशेंट को डोपामीन देते हैं, सॉरी लीवोडोपा देते हैं, तो वो क्या करती है? लीवोडोपा इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। लीवोडोपा कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कि आपकी जो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, एंड एंटर्स इनटू द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर एंड एंटर्स इनटू द ब्रेन, दस कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू द, लिहाजा ये कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को किसमें? इनटू द डोपामीन, डोपामीन के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है जैसे ही ये ब्रेन के अंदर एंटर होती है।
सिर्फ इतना सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लीवोडोपा का कि जैसे ही आप लीवोडोपा देते हैं तो ये अपने आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद जैसे ही ब्रेन में एंटर होती है अपने आप को डोपामिन के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लीवोडोपा को अकेले इस्तेमाल नहीं करते। लीवोडोपा को इस्तेमाल करते वक्त आप एक और मेडिसिन भी साथ इस्तेमाल करते हैं जिसको आप कहते हैं कार्बिडोपा। अब लीवोडोपा इज़ गिवन अलोंग विद कार्बिडोपा। अब इसकी क्या रीज़न है कि आपने लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों देना है? इसकी बेसिकली एक रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं डोपा डिकार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम। ठीक है जी। डोपा डिकार्बो ऑक्सीलेज क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डोपामीन की बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करता है। यानी जैसे ही आप डोपामीन खाते हैं तो डोपा डिकार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम ब्रेन के अंदर एंटर होकर आपकी डोपामीन को तोड़ देता है। इसको हम अगले पेज पे समझते हैं। सो हम कह सकते हैं कि डोपा डिकार्बो ऑक्सीलेज क्या है? नाम बता रहा है कि जिस लफ्ज़ की एंड पे ASE आता है वो क्या होता है? ये एक एंजाइम है डेट काज ब्रेक डाउन ऑफ डोपामीन। यानी कि जब आप डोपामीन खाएंगे, किसी भी शक्ल में खाएं, चाहे आप डोपामीन डायरेक्ट खाएंगे वो तो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होगी। अगर आप लीवोडोपा खा रहे हैं तो लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ब्रेन के अंदर ये एंजाइम मौजूद है। जैसे ही ये एंजाइम डोपामीन को देखेगा ये उसको तोड़ देगा, तो लिहाजा हमारे लिए तो डोपामीन फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। पहले ही ब्रेन के अंदर डोपामीन का लेवल कम था, और दूसरा अगर आप उसको बाहर से खा रहे हैं तो ये एंजाइम उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। सो इस कंडीशन में हमें एक ऐसी मेडिसिन चाहिए होती है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे, यानी कि रोक दे। सो कार्बिडोपा के बारे में कहा जाता है कि कार्बिडोपा को अगर हम देखें तो ये डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज इनहिबिटर है। इसका मतलब है कि अगर आप कार्बिडोपा खाएंगे तो ये ब्रेन के अंदर जाकर इस एंजाइम को रोक देगा, इस एंजाइम के काम करने की सलाहियत को कम कर देगा। सो जब इस एंजाइम के काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी तो ये डोपामीन को नहीं तोड़ेगा, और डोपामीन को नहीं तोड़ेगा तो जो डोपामीन आपने खाया होगा उसका लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगा और पार्किंसनिज्म ठीक हो जाएगी। सही है। सो कार्बिडोपा को आप लीवोडोपा के साथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जाकर डोपामीन को तोड़ने वाले एंजाइम को रोक दे, और जब ये एंजाइम को रोक देगी तो ब्रेन में डोपामीन नहीं टूटेगा। जो डोपामीन आप खाएंगे वो सारा का सारा आपके ब्रेन में जमा हो जाएगा और ब्रेन में डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और पार्किंसनिज्म जो है वो ठीक हो जाएगी। सो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि हम लीवोडोपा को देते हैं विद कार्बिडोपा। क्यों देते हैं? बिकॉज क्योंकि कार्बिडोपा इनहिबिट डोपा डी कार्बो ऑक्सीलेज, जो कि एक एंजाइम है, उसको रोकता है। एज अ रिजल्ट दिस एंजाइम कुड नॉट ब्रेक डोपामीन, लिहाजा ये एंजाइम डोपामीन को नहीं तोड़ता। एंड देयर इज़ इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन। ठीक है जी। सो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपके लीवोडोपा का और कार्बिडोपा का। हमेशा लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खाली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही डोपामीन में कन्वर्ट होगी ये एंजाइम जाकर इसको तोड़ देगा और आपका सारी जो मेहनत है दवाई के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मार्केट के अंदर अब लीवोडोपा और कार्बिडोपा जो है वो कॉम्बिनेशन की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में, एक ही टैबलेट में दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और इसके लिए आप इसको एज सच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया जनाब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ
लीवोडोपा। इसके बाद आपके पास आपने इसके लिखने होते हैं यूजेस और आखिर में आपने उसके एडवर्स इफेक्ट लिखने होते हैं। सो लीवोडोपा लिखा, उसकी आपने इंट्रोडक्शन बताया, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स बतानी है, फिर फार्माकोडायनेमिक्स बतानी है जिसमें आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा बताना है। इसके बाद जनाब आ जाएँ हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको। देन आ जाते हैं जनाब यूजेस ऑफ लीवोडोपा के लीवोडोपा को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट पार्किंसोनिज़म। इसको हम इस्तेमाल करते हैं पार्किंसोनिज़म बीमारी को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आती है वो है एडवर्स इफ़ेक्ट, कि आप इस दवाई को अगर खाएंगे तो आपको क्या क्या नुकसान जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट है जो कि पेपर में पूछा जाएगा आपसे और वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा वो है कि ब्राउन डिसकलरेशन ऑफ सलाइवा। ब्राउन कलर या ब्राउन कलर लिखने चले, COLOR, ब्राउन कलर ऑफ सलाइवा या डिसकलरेशन ऑफ सलाइवा भी लिख सकते हैं। कि यानी कि जब आप ये दवाई खाएंगे तो आप पेशेंट को ऑलरेडी बता देंगे कि इस दवाई को खाने से आपके जो थूक का कलर है, आपके जो सलाइवा का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। ये बेसिकली इस दवाई का एडवर्स इफेक्ट है। जैसे ही आप इस दवाई को छोड़ेंगे तो ये जो आपका सलाइवा का कलर है वो वापस नॉर्मल की तरफ लौट आएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके वाइवे के लिहाज से और आपके MCQ के लिहाज से। इसके अलावा नॉर्मल से इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, यानी कि आपके मूड में चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको हल्का सा डिप्रेशन भी हो सकता है इस दवाई को खाने से, और साथ साथ आपको हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। सो ये कॉमन से एग्जांपल्स हैं, ये एडवर्स इफेक्ट हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये वाला एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है जी। ये था आपका पार्किंसोनिज्म और इससे रिलेटेड ड्रग। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर कोई ड्रग मेंशन नहीं है, लिहाजा हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिर्फ लीवोडोपा को यूज़ करेंगे और याद रखेंगे कि लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछें, होपफुली मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर दूँगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।